वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एक्सप्लेन वीडियो पर, जहां आज हम व्हाइट टाइगर मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। और इस मूवी को 93rd एकेडमी अवार्ड्स में भी बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और आदर्श गौरव लीड रोल में हैं। मूवी की शुरुआत एक कार से होती है, जहां पर प्रियंका चोपड़ा यानी कि पिंकी, जो कि राजकुमार राव की वाइफ हैं, वो कार चला रही होती हैं दारू पी करके। और पिछली वाली सीट पर उनका ड्राइवर बलराम हलवाई एक महाराजा के गेटअप में बैठा होता है। राजकुमार राव भी साथ में बैठे होते हैं और गाड़ी अचानक से जाके किसी चीज़ से टकराती है और तभी बलराम की आवाज़ सुनाई देती है। और यहीं पर सीन चेंज होता है और कहानी बलराम की प्रेजेंट लाइफ में आ जाती है, जहां टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि चीन के प्रधानमंत्री जियाबाओ भारत आने वाले हैं। तब बलराम एक मेल लिख रहा है जियाबाओ को और उन्हें अपनी कहानी सुना रहा होता है। वहीं पर बलराम बताता है कि वह भी एक नौकर था और कैसे नौकर से एक एंटरप्रेन्योर बना। तभी सीन चेंज होता है और एक छोटा सा गांव लक्ष्मणगढ़ दिखाया जाता है, जहां बलराम का परिवार रह रहा होता है। और बलराम की दादी बहुत ही ज़्यादा आदेश चलाती दिखाई जाती हैं, जो बलराम के पिता की सारी कमाई रख लेती हैं। और इसके बाद बलराम का स्कूल दिखाया जाता है, जहां बलराम पढ़ाई कर रहा होता है। वहीं उसे पहली बार व्हाइट टाइगर का खिताब मिलता है। साथ ही दिल्ली स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन वह पढ़ने के लिए दिल्ली नहीं जा पाता। इस मूवी में गांव के जमींदार को दिखाया गया है सारस, तथा उसका एक बड़ा बेटा है नेवला, और ये दोनों बहुत ही खतरनाक दिखाए गए हैं। बलराम के पिता पर गांव के जो लैंडलॉर्ड है सारस, उसका कर्जा होता है, जिसे चुकाने के लिए बलराम की दादी बलराम को भी एक दुकान पर लगवा देती हैं, जो कि चाय की टपरी है। और अचानक से बलराम के पिता की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसे दूसरे गांव में ले जाना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। और जिस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं बलराम के पिता को, वहां पर भी डॉक्टर नहीं आया होता, जिसकी वजह से बलराम के पिता की डेथ हो जाती है। फिर से सीन चेंज होता है और यहीं पर बलराम अपने मुर्गों के पिंजड़े वाली थ्योरी बताते हुए दिखाया जाता है कि किस तरह से सब फंसे रहते हैं। और वह बताता है कि यहाँ के नौकर बहुत ही विश्वसनीय हैं और नौकरों का भरोसा इतना मजबूत है कि उनके मालिक उनकी आज़ादी की चाबी ही उनको क्यों न दे दें, लेकिन नौकर फिर भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और फिर दिखाया जाता है कि बलराम बड़ा हो चुका है और अभी भी उसी चाय की टपरी पर काम कर रहा होता है। और ये सारी कहानी बलराम खुद ही सुना रहा होता है जियाबाऊ को एक मेल के जरिए, जहाँ पर वो मेल लिख रहा है अभी भी। और अगले सीन में सारस के छोटे बेटे अशोक को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका से आया है पढ़ाई करके। और उसे देखकर बलराम उसका ड्राइवर बनना चाहता है, लेकिन दादी नहीं मानती हैं। बट बहला फुसलाकर बलराम दादी को मना ही लेता है। सारस और उनका बेटा अशोक और नेवला, ये तीनों ही धनबाद में रहते थे, साथ ही कोयले का काम करते थे। फिर बलराम को धनबाद में गाड़ी सीखते हुए दिखाया जाता है। बाद में बलराम घर ढूंढकर उनके यहाँ पहुँच जाता है, बट वहाँ पर सिक्योरिटी वाला बहादुर उसको अंदर नहीं जाने देता है। तभी सारस और अशोक दोनों बाहर आते हैं और थोड़ी देर बलराम से बातचीत करने के बाद में जमींदार, सारस और अशोक तीनों ही बलराम की ड्राइविंग देखने के लिए निकल जाते हैं कि यह गाड़ी कैसी चला रहा है। और वहाँ पर बलराम का एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और अशोक उसको अपना पर्सनल ड्राइवर बना लेता है 1500 रुपये महीने। और इधर सारस उसकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी पता करवा लेता है, ताकि अगर बलराम कुछ भी चुरा कर भागे या छोड़कर या कुछ भी गड़बड़ करके भागे तो उसकी पूरी फैमिली को मारा जा सके। अगले सीन में सारस के पहले ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो कि बलराम के वहां पहुंचने से पहले काम किया करता था और अभी भी कर रहा है। उसे खूब पूजा पाठ करते हुए दिखाया जाता है। बलराम कहता है कि एक सफल बिजनेसमैन वही है जो अपनी विरोधी की सारी चीज़ें जानता हो। अगले सीन में पिंकी और अशोक दोनों को साथ में दिखाया जाता है। वह दोनों बलराम से बातें करते हैं, जहां अशोक कहता है कि बलराम थोड़ा सा पैदल है, लेकिन इसमें पूरा बिजनेस छुपा हुआ है। अगले सीन में बलराम के भाई को दिखाया जाता है, जिसका नाम किशन है। वह आता है और बलराम से सारा पैसा लेकर केवल 200 रुपये उसको वापस करता है, चला जाता है, क्योंकि दादी का आदेश था कि बलराम केवल 200 रुपये ही अपने पास रख सकता है। अगले सीन में पहले ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो कि कहीं जा रहा होता है, तो बलराम उसका पीछा करता है और पता चलता है कि वह तो मुस्लिम है। सारस मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। अगले सीन में वहाँ पर नेताजी मैडम को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि सारस को सरकारी खदानों से कोयला निकालने के लिए मदद किया करती थी। और वह कहती हैं कि या तो सरकारी टैक्स भरो या फिर उनको पैसे दो। अब पिंकी और अशोक दोनों दिल्ली जाने वाले होते हैं। नेवला पहले ड्राइवर को बख्शीश देता है। अगले सीन में बलराम पहले ड्राइवर से उसको उसका राज बता देता है, जिसकी वजह से पहला ड्राइवर अपनी नौकरी छोड़कर चला जाता है। तब बलराम ही पिंकी और अशोक को लेकर दिल्ली जाता है। दिल्ली के एक बढ़िया से होटल में पिंकी और अशोक दोनों ही रुकते हैं। साथ ही बलराम भी नीचे, जहाँ पर ड्राइवरों के रहने के लिए जगह होती है, वहाँ पर रुकता है। वहीं पर बलराम को एक ड्राइवर भी मिलता है, जो कि बलराम को उसकी खोली उसका कमरा दिखाता है।
और अगले सीन में अशोक और नेवला को दिल्ली घूमते हुए दिखाया जाता है, जहां पर नेवला सरकारी दफ्तरों में जा करके घूस दे रहा होता है। फिर नेवले को छोड़ने ट्रेन तक आते हैं ये तीनों। नेवले को घर भेजने के बाद में अशोक, बलराम और पिंकी तीनों ही खूब फन करते हैं दिल्ली में। फिर तीनों मिलकर बलराम के गांव लक्ष्मणगढ़ जा रहे होते हैं और रास्ते में बलराम अशोक और पिंकी को खूब बेवकूफ़ बनाता है। फिर वह अपनी दादी से मिलने गांव जाता है। दादी बलराम की शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन बलराम शादी नहीं करना चाहता और वह अपना घर छोड़कर वापस आ जाता है। वापस आते समय अशोक बलराम को बंगलौर की आउटसोर्सिंग के बारे में जानकारी देता है। अगले सीन में बलराम और पिंकी को बतलाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर पिंकी बलराम से कहती हैं कि तुमको यह नहीं करना चाहिए, तुम खूब पढ़ो और कुछ अपने लिए करो। लेकिन बलराम कहता है कि उसको तो बस अपने मालिक की सेवा करनी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बलराम पूरी तरह से साफ सुथरा होकर और महाराजा के गेटअप में पिंकी को हैप्पी बर्थडे विश करने आता है और यह एक सरप्राइज प्लान होता है अशोक की तरफ से। फिर दोनों ही बाहर घूमने जाते हैं और बलराम खाली टाइम में कार में ही सो जाता है। पिंकी अचानक से आकर बलराम को हड़बड़ा देती है। थोड़ी देर बाद पिंकी बलराम को रास्ते में उतार कर चली जाती है। बलराम वहीं पर बैठ जाता है। तभी फिर से पिंकी वापस आती है गाड़ी के साथ में और बलराम को वापस लेकर जाती है। पिंकी ने काफ़ी शराब पी रखी होती है और बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाती है। तभी गाड़ी अचानक से किसी से टकराती है और यहीं पर वह सीन है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। एक्चुअली यहाँ पर पिंकी की गाड़ी एक छोटे से बच्चे से टकरा चुकी होती है जो कि लगभग मरने की हालत में होता है। हालांकि अशोक उस बच्चे को बचाना चाहता है जिससे गाड़ी लगी थी, बट बलराम कहता है कि वापस चलो वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम दोनों लोग फंस जाओगे। और वापस आते समय पिंकी गाड़ी के अंदर खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अशोक उनको संभालता है। बलराम जब गाड़ी को लाकर पार्किंग में लगाता है तो आगे देखता है जहाँ पर थोड़ा सा ब्लड लगा होता है और राजकुमार राव भी बहुत ही दुखी होते हैं यह सब देखकर। अगली सुबह नेवला, सारस और वकील वहाँ पर आते हैं और वकील के हाथ में एक स्टाम्प पेपर होता है जिसे साइन करवाने के लिए लाया गया होता है, जिस पेपर में लिखा होता है कि उस एक्सीडेंट के लिए केवल और केवल बलराम ही रिस्पॉन्सिबल है। और इस कन्फेशन पेपर पर बलराम अंगूठा लगाता है और अपना साइन भी करता है और अशोक यह सब देखता रहता है। अब बलराम सोचता है कि वह मुर्गे के पिंजरे में पूरी तरह से फंस चुका है। होटल के बाहर निकलकर बलराम खूब चिल्लाता है और शाम को जाकर वह दारू भी पीता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। अगले सीन में बलराम को सारस के पैरों में तेल लगाते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर पिंकी बहुत ही ज़्यादा नाराज होती है और दोनों में काफ़ी कहासुनी भी होती है, जिसकी वजह से आधी रात में ही अशोक को छोड़कर पिंकी अमेरिका चली जाती है और एयरपोर्ट पर थोड़े से पैसे भी देती हैं बलराम को। सुबह जब अशोक सोकर उठता है तब उसे पता चलता है कि पिंकी जा चुकी है और पिंकी को छोड़ने के लिए बलराम ही गया था। तो बलराम और अशोक में काफ़ी नोकझोंक होती है, जहाँ पर बलराम अशोक को बाहर ढकेल देता है। अगले सीन में अशोक को खूब दारू पीते हुए दिखाया जाता है और अब वह लगभग आधा पागल हो चुका होता है। इसके बाद से बलराम को जो कुछ भी अच्छा लगता है वह करने लग जाता है। अशोक के कपड़े पहनता है, अशोक के यहाँ रखी हुई दारू पीता है और ऐसे ही काफ़ी सारे काम करता है। सब जानकर नेवला फिर से वापस आता है और अशोक से बातें कर रहा होता है और तभी बलराम अशोक के लिए नाश्ता लेकर जाता है। अशोक नाश्ता फेंक देता है गुस्से से और अब यहाँ से बलराम को सही और गलत समझ आने लग जाता है। और जब बलराम वहाँ से उतरकर नीचे आता है तभी उसका होटल वाला ड्राइवर दोस्त मिलता है, जो कि बलराम को खूब सारा ज्ञान देता है कि वह किस तरह से अपने मालिकों से पैसे निकलवा सकता है। और जब वह ऊपर आता है तो अशोक और नेवले को बलराम का रिप्लेसमेंट ढूंढने यानी कि दूसरे ड्राइवर के बारे में बात करते हुए सुन लेता है और तभी से वह अशोक को ठगना शुरू कर देता है। तरह तरह के बिल बनाता है और गाड़ी को कई तरह से यूज भी करता है। अब यहाँ से बलराम के दिमाग में कुछ और ही चलने लग जाता है। जिस बैग को लेकर अशोक घूस देने जाया करता था, बलराम उसी बैग को देखता रहता है। अचानक से एक दिन जब बलराम अशोक को लेकर गाड़ी से जा रहा होता है तभी बलराम को उसके पिता की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कह रहे होते हैं कि यह चोरी नहीं होगी। और इसके बाद से बलराम के अंदर अशोक को मारने का इरादा चलने लग जाता है, लेकिन बलराम के अंदर इतना कलेजा नहीं होता है कि वह अपने मालिक अशोक को मार सके। इसलिए वह अशोक को मारने की खूब सारी प्रैक्टिस करता है और कांच की बोतलें भी तोड़कर रखता है। तभी अचानक से एक दिन बलराम के गांव से उसका भतीजा आ जाता है उसके पास में कार की ड्राइविंग सीखने के लिए और साथ में एक चिट्ठी भी होती है जो कि बलराम की दादी ने भेजी होती है। और चिट्ठी में फिर से बलराम की शादी का ही जिक्र होता है। अगले सीन में बलराम अशोक से छुट्टी लेकर अपने भतीजे को घुमाने ले जाता है, जहां एक चिड़ियाघर में उसे पहली बार व्हाइट टाइगर दिखाई देता है।
उसके बाद बलराम के दिमाग में खूब सारी चीजें चलने लग जाती हैं और वह वहीं पर बेहोश होकर गिरते हुए दिखाया गया है। अगले सीन में बलराम को एक कांच की बोतल तोड़ते हुए दिखाया गया है, जिसका टूटा हुआ हिस्सा वह अपनी कार में रख लेता है। और उसी दिन बलराम अशोक को लेकर कहीं जा रहा होता है घूस देने के लिए। तभी बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बारिश के बहाने ही बलराम रास्ते में गाड़ी रोकता है और वहीं पर बलराम अशोक को उसी कांच की टूटी हुई बोतल से मार देता है। और अशोक को मारने के बाद बलराम पहले तो स्टेशन पर भाग जाता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि उसका भतीजा तो यहीं पर रह गया है। और बलराम वापस आकर अपने भतीजे को लेकर बंगलौर चला जाता है, क्योंकि अशोक ने उसे पहले ही बताया होता है कि बंगलौर में बहुत ही फ्यूचर है। और बंगलोर जाकर बलराम अपने भतीजे के साथ एक कमरे में 4 हफ्ते तक रहता है। इसके बाद में काफ़ी शांत होकर अपना गेटअप चेंज करके वहाँ की पुलिस से मिलने जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को थोड़े से पैसे दे देता है, जिससे कि उसने अशोक को मारकर लूटे होते हैं। और पुलिस की मदद लेकर काफ़ी सारे ड्राइवर्स जिनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका होता है उनको पकड़वा लेता है और उन ड्राइवर्स को अपनी ही कंपनी व्हाइट टाइगर ड्राइवर्स में एज अ ड्राइवर रख लेता है। और अब उसका नाम बलराम हलवाई से बदलकर अशोक शर्मा हो चुका होता है। और बलराम अपनी कंपनी में काम करने वाले ड्राइवर्स को नौकरों की तरह नहीं रखता है। यदि अगर ड्राइवर से कोई दिक्कत होती है तो उनका सारा जिम्मा खुद ले लेता है और कंपनसेशन भी खुद ही देता है। अगले सीन में उसे एक अखबार पढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लिखा होता है फैमिली ऑफ 17 मर्डर्ड इन अ नॉर्दर्न इंडियन विलेज। मूवी की लास्ट में उसे चीनी प्रधानमंत्री जियाबाओ से मिलते हुए दिखाया जाता है और वह कहता है कि गोरों का टाइम अब पूरा हो चुका है। और लास्ट में वह अपनी कहानी की समरी उन सबको सुना रहा होता जो कि उसकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में इस मूवी की स्टोरी समाप्त हो जाती है। इस मूवी को बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। साथ ही इसने कुछ एक अवार्ड्स भी जीते हैं और कई सारे अवार्ड्स के लिए इसका नॉमिनेशन पेंडिंग है। इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.2 अभी तक। सो आई होप कि आपको व्हाइट टाइगर मूवी के एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। साथ ही कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।